हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर के राजन सीरीज का लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का ये पहला वीडियो है। 3 वीडियो में हम लोग लघुत्तरी प्रश्न को ख़त्म कर लेंगे, जिससे हमारा ये राजन सीरीज या कंप्यूटर का राजन सीरीज पूरा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के कार्य को समझाइए। उत्तर है दूरस्थ शिक्षा के लाभ। इसमें पहला है, दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों को लाभ प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरा, यह ऐसे छात्रों को शिक्षित करती है जो अपनी परिस्थितियों की वजह से पढ़ाई करने में असक्षम रहे हों। तीसरा, दूरस्थ शिक्षा द्वारा दूर से ही छात्रों को शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें आने जाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा है, दूरस्थ शिक्षा या दूर शिक्षा द्वारा छात्रों के तकनीकी स्तर का विकास होता है, क्योंकि इसमें रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा, यह सभी छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में 5 मिलियन मतलब 50 लाख से अधिक लोग इसके द्वारा शिक्षित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, freshers.world.com की क्या भूमिका है। उत्तर, फ्रेशर्स वर्ल्ड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको हर तरह की नौकरियां मिलेंगी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह वेबसाइट नौकरी तलाश करने में आपको बहुत मदद करेगी। लेकिन इस वेबसाइट की जो खास बात है कि अगर आपको यह नौकरी प्रोवाइड करती है तो आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है। तो अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अपनी अर्हता और योग्यता के अनुसार नौकरी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, इंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को 3 समूहों में बांटा गया है। ये पिछले सेमेस्टर में भी था, ये फिर से आ गया। पहला है श्रव्य सामग्री, ब दृश्य सामग्री, स दृश्य श्रव्य सामग्री, अ है श्रव्य सामग्री। इस प्रकार की सामग्री के माध्यम से छात्र कान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इसके प्रमुख उदाहरण रेडियो तथा टेप रिकॉर्डर है। श्रव्य मतलब सुनना होता है, सुनने से संबंधित जो भी सामग्री होती है उसको श्रव्य सामग्री कहते हैं। दृश्य मतलब देखना, ब देखिए दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री के प्रयोग से व्यक्ति आंखों से देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। इसके प्रमुख उदाहरण पोस्टर, मॉडल, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, खिलौना आदि है। स है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिससे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऐसे क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से आंख और कान दोनों को एक साथ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि आंखों से देखकर और कान से सुनकर विषय वस्तु के प्रति अपनी समझ बनाता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान में शुद्धता, व्यवहारिकता तथा ग्राह्यता का गुण होता है। इस प्रकार की सामग्री में टेलीविजन, ड्रामा, चलचित्र, कंप्यूटर, फिल्म आदि प्रमुख हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री श्रव्य व दृश्य से अधिक प्रभावी है। प्रश्न संख्या 4 है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु किन किन श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग होता है, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। उत्तर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। पहला है चार्ट, दूसरा पोस्टर, खिलौना, खेल, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर। अब इन सब के बारे में देखते हैं कौन क्या है। जैसे चार्ट है पहला। चार्ट बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को अस्थायी व व्यापक बनाने में चार्ट सस्ता एवं सर्वसुलभ साधन है। इसके माध्यम से संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों की अच्छी तरह चित्रात्मक या ग्राफिक दृश्य सामग्री के रूप में बच्चों के सामने रखा जा सकता है। कक्षा शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह पूर्व ज्ञान हो या प्रस्ताव से संबंधित हो या विषय वस्तु के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण से
पुनरावृत्ति अभ्यास अथवा गृह कार्य प्रदान करने से हो, सभी में चार्ट शिक्षक की भरपूर सहायता करते हैं। दूसरा है पोस्टर। सीखने की प्रक्रिया में पोस्टर दृश्य साधनों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोस्टर में व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं के चित्र भी होते हैं, परंतु उनमें चित्रात्मक अभिव्यक्ति चित्रों की तरह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, वरन एक विशेष ढंग से अप्रत्यक्ष एवं संकेतात्मक रूप से व्यक्त की जाती है। पोस्टर द्वारा यहाँ पे है, पोस्टर द्वारा किसी एक विचार को केंद्र मानकर भावात्मक अपील की जाती है। जो संदेश वह देखने वाले तक पहुंचाना चाहता है वह उस दर्शक के मस्तिष्क में ठीक से अंकित हो जाए। तीसरा है खिलौने। खिलौने बच्चों के मन को लुभाने तथा भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार होने में सहायता करने वाली वस्तुएं ही खिलौने हैं। खिलौने बच्चों को जीवन कौशल प्रदान करते हैं। खिलौनों की सहायता से बच्चे की सीखने की क्रिया रोचक एवं सहज हो जाती है। इनका प्रयोग बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा के बाद तो खिलौने का महत्व और भी बढ़ गया है। चौथा है खेल। खेल बच्चों तथा वयस्कों सभी को अच्छी लगने वाली क्रिया है। इस प्रकार इस क्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी थकान दूर कर पुनः शक्ति का संचार करता है। मानसिक खेल खेलने पर शारीरिक शक्ति तथा शारीरिक खेल खेलने पर मानसिक शक्ति का संचार होता है। खेल में कल्पना, अनुकरण एवं सक्रियता का समावेश रहता है। वास्तव में खेल व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 5 है, रेडियो आधारित शिक्षण एवं सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए। उत्तर, रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला है शाब्दिक, दूसरा वाद्य यंत्र या ध्वनि विधि, तीसरा रूपक। अब देखते हैं इसके बारे में, सबके बारे में डिटेल में। पहला है शाब्दिक। रेडियो का विकास ही शाब्दिक विधा से हुआ है, जो शब्दों के माध्यम से सूचना एवं शिक्षण का कार्य करता है। इसमें अग्रांकित विधाएं हैं। क्या क्या विधाएं हैं? अ है वार्ता। वार्ता में क्या आता है? शिक्षा, कृषि, विज्ञान साहित्य, समसामयिक विषय, खेल आदि पर। वह है रिपोर्ट। इसमें शिक्षा, कृषि, विज्ञान साहित्य, समसामयिक विषय पर। रेडियो ब्रिज कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 6 है, नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए किन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है? उत्तर, प्रेषक, दूसरा माध्यम, तीसरा प्राप्तकर्ता, चौथा भेजने और प्राप्त करने की कार्यविधि। ये चारों चीजों की जरूरत पड़ती है नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, यूट्यूब से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यूट्यूब एक वीडियो वेबसाइट होती है जिस पर कोई व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है या डाले गए वीडियो को क्लिप को देख सकता है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को भेज भी सकता है। यूजर किसी भी वीडियो पर अपने कमेंट भी लिख सकता है। ये यूट्यूब होता है। प्रश्न संख्या 8 है, टेलीनेट क्या है? उत्तर देखते हैं। टेलीनेट एक ऐसी सुविधा को कहते हैं जिसके द्वारा स्थानीय कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर कार्य एवं उसके संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड का होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 9 है, रियल टाइम कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? उत्तर, दो अथवा दो से अधिक यूजर के मध्य सीधा संवाद स्थापित कर तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि। प्रश्न संख्या 10 है, किसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के बारे में संक्षेप में लिखें। यूट्यूब ही हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा। उत्तर देखते हैं इसका। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है जहां कोई भी व्यक्ति वीडियो क्लिप डाल सकता है
या पहले से डाले गए वीडियो क्लिप को देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है एवं किसी अन्य को भेज सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, साइबर क्राइम क्या होता है? उत्तर, साइबर स्पेस से किया गया कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क या दोनों का प्रयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। जैसे हैकिंग, पैसों की चोरी, अवैध ईमेल भेजना, कंप्यूटर वायरस डालना आदि, ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 12 है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण तथा सूचना सामग्री का वर्णन कीजिए, अथवा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण सर्वदृश्य साधन है। कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने एवं सूचना प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, सेना आदि में व्यापक रूप से किया जा रहा है। कंप्यूटर के प्रयोग से सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ गई है तथा इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व आवश्यकता अनुसार सीखता है। इसके आगे देखते हैं, कंप्यूटर पर काम करके विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के संबंध में आपको क्या अनुभव है? इंटरनेट ने आपकी जानकारियों के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? वैसे तो कंप्यूटर द्वारा एकल मार्ग शिक्षण होता है, किंतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे छात्रों शिक्षकों के बीच परस्पर अंतर अंतर क्रिया करने के योग्य बनाया जाता है। कंप्यूटर में ब्रांचिंग प्रोग्राम अध्ययन का प्रयोग करके एक ही समय में अनेक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। इसमें विद्यार्थी अंतर क्रिया भी करता है। इसमें कंप्यूटर द्वारा प्रत्येक छात्र की जिज्ञासाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर निर्णय लिया जाता है कि कौन कौन सी जानकारियां दिया जाना उचित है। समस्त छात्रों की जिज्ञासा के आधार पर उत्तरों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है। आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों को पृष्ठपोषण भी दिया जाता है। कंप्यूटर से विभिन्न छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। उसके आगे है, इसके अलावा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित रूप से करते हैं। पहला है कक्षा शिक्षण परिदृश्य निर्माण, दूसरा ग्राफिक्स निर्माण, तीसरा कार्टून मूवी निर्माण, उसी को एनिमेशन भी बोलते हैं। चौथा है सूचनाओं का विश्लेषण, पांचवा इंटरनेट द्वारा सूचनाओं व जानकारी प्राप्त करना, छठवां ईमेल। प्रश्न संख्या 13 है, दूरदर्शन का क्या महत्व है? उत्तर, यहाँ अध्यापक को हटा दिया जाता है। दूसरा, दूरदर्शन को एक पूरक शिक्षण साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तीसरा, पाठ योजनाओं को प्रभावशाली एवं समृद्ध करने के लिए विधि के रूप में दूरदर्शन को प्रयुक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, अथवा पावर पॉइंट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में स्लाइडों से टेक्स्ट, चलचित्र तथा एनिमेशन को जोड़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों से टेक्स्ट के द्वारा स्लाइड की फाइलों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? किसी एक वेब ब्राउज़र का नाम लिखें। उत्तर, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। यह अति लघुत्तरी प्रश्न में भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 16 है, पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? ये भी अति लघुत्तरी में आ चुका है दोनों। पासवर्ड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सुरक्षा की दृष्टि से प्रयुक्त कोड जिसका प्रयोग करके ही कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है, पासवर्ड कहलाता है। पासवर्ड अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का बना होता है। यह केस सेंसिटिव होता है, अर्थात कैपिटल एवं स्मॉल लेटर से पहचान भी कर सकता है।
प्रश्न संख्या 17, स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है? डिजिटल चैमपट किस प्रकार लाभदायक है? उत्तर, स्मार्ट कक्षाएं आज शैक्षिक समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्मार्ट कक्षाओं से आशय उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा देने के लिए किसी विद्यालय भवन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ नए नए तकनीकों साधनों द्वारा अधिगमकर्ताओं को शिक्षा प्रदान कराई जाती है। यह कक्षाएं आज श्रम, व्यय तथा समय बचत का प्रमुख साधन है। इन कक्षाओं में शिक्षा ऑनलाइन दी जाती है। इन कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने का माध्यम फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि है। यह व्यवस्था अत्यंत खर्चीली है, इसलिए भारत में यह कार्य चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। डिजिटल चैमपट, डिजिटल ब्लैक बोर्ड। डिजिटल चैमपट से तात्पर्य ऐसे पर्दे से है जिस पर मशीन द्वारा, जैसे कंप्यूटर आदि के रूप में, प्रायः दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है तथा कंप्यूटर द्वारा शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है। इसी प्रकार के शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया बनता जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 है, वायरस कंप्यूटर पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर में पहला है, यह फाइल को नष्ट कर सकता है, मिटा सकता है तथा मेमोरी को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, इसके सक्रिय होने से कंप्यूटर मंद गति से कार्य करता है। तीसरा, कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। चौथा, कुछ प्रोग्राम सही नहीं चलते हैं। 19 है, प्रश्न संख्या 19 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विद्यार्थियों के जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। उत्तर, आधुनिक युग में सूचना एवं संचार क्रांति के आगमन के साथ ही शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। प्रौद्योगिकी विभिन्न क्रियाओं या तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री छात्रों तक पहुंचाती है, उसे शिक्षा में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहता है। इस कार्य को इंटरनेट तथा कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। आज छात्र निम्नलिखित साधनों का शिक्षा में प्रयोग कर रहा है। जैसे पहला है यूट्यूब का शैक्षिक उपयोग। दूसरा, वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान का अर्जन। तीसरा, फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान का अर्जन। चौथा, लिंक्डइन सर्विस की सहायता से ज्ञान का अर्जन। प्रश्न संख्या 20 है, रोजगार पोर्टल को समझाइए। उत्तर, जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में बेरोजगारी की समस्या अधिक बढ़ गई है। सभी लोगों को आसानी से रोजगार की प्राप्ति होना सुनिश्चित नहीं है, इसलिए कई कंपनियां अपने यहाँ निकलने वाली विज्ञप्तियों का विवरण वेबसाइट पर डाल देती है। इन्हीं वेबसाइटों को रोजगार पोर्टल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21, कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों का वर्णन कीजिए। अथवा कार्यालय कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुणों को समझाइए। उत्तर है, कार्यालय कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, कार्यालय के कामकाज के सभी पहलुओं में मुख्य रूप से योगदान देना। दूसरा, सूचनाओं के आवागमन में गतिशीलता प्रदान करना। तीसरा, कार्यालय की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए एक कुशल और प्रभावी रूपरेखा प्रदान करना। चौथा, कार्यालय के अन्य विभागों तथा उनके सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करना। पांचवा है, सूचनाओं के संचारण की सुरक्षात्मक तथा मितव्ययी व्यवस्था प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 22 है, दूरदर्शन के किन्हीं 5 शैक्षिक उपयोगों को लिखें। पहला है, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए। दूसरा,
छात्रों को प्रेरित करने में इसका उपयोग होता है। तीसरा, वे छात्र जो विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। चौथा, अध्यापन शिक्षा में प्रदर्शन में इसका महत्व है। पांचवा, छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ई बुक्स से आशय है, अभिप्राय है डिजिटल रूप में पुस्तक का होना। ई पुस्तकें कागज की अपेक्षा डिजिटल के रूप में संचित होती हैं। इन पुस्तकों को कंप्यूटर, मोबाइल या डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जाता है। ये पीडीएफ फॉर्म में होती हैं, उसी को ही ई बुक्स बोलते हैं। इन्हें इंटरनेट पर भी छापा जाता है और बांटा भी जाता है। ये पुस्तकें कई फाइल फॉर्मेट में भी होती हैं, जिसमें पीडीएफ सबसे प्रचलित फॉर्मेट है। पीडीएफ ई पुस्तकों के लिए एडोब रीडर एवं फॉक्सिट रीडर नामक दो प्रसिद्ध पाठक हैं। इनमें से एडोब तो पीडीएफ फॉर्मेट की निर्माता कंपनी एडोब वालों का है। ये आकार में काफ़ी विस्तृत एवं पुराने सिस्टमों पर काफ़ी मंद गति से चलता है। प्रश्न संख्या 24 है, ई लर्निंग क्या है अथवा ई ट्यूशन को संक्षेप में समझाइए। उत्तर, शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग का उपयोग सबसे अधिक होता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ साथ शिक्षण संबंधी क्रियाओं भी काफ़ी प्रभावी होती हैं। ई अधिगम को मिश्रित अधिगम भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बहुमाध्यम, ईमेल, इंटरनेट, वेब आधारित शिक्षण सामग्री, पाठ्य वस्तु, अधिगम, व्यवस्थित सॉफ्टवेयर आदि। प्रश्न संख्या 25 है, ऑनलाइन चैटिंग से क्या लाभ है? उत्तर, ऑनलाइन चैटिंग से लाभ, पहला है व्यक्ति को टाइपिंग का ज्ञान हो जाता है। दूसरा, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तीसरा, व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। चौथा, व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकता है, इस वीडियो के माध्यम से। प्रश्न संख्या 26 है, डिजिटल विषय वस्तु के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर, डिजिटल विषय वस्तु के साधन निम्नलिखित हैं। पहला है ओवरहेड प्रोजेक्टर, दूसरा स्लाइड, तीसरा ई बुक्स, चौथा डीवीडी, पांचवा सीडी, छठवां ई अनुवर्गों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 27 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। एडुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है, स्पष्ट कीजिए। अथवा एडुसेट का परिचय दीजिए। अथवा ये 3 तरह से पूछ सकता है। देखिए, तीसरा है एडुसेट क्या है, इसका उपयोग बताइए। ये सबका आंसर आप यही लिख देंगे। उत्तर, एडुसेट एजुकेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। एडुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 20 सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया था। इसे शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से, अब इसका जो बचा पार्ट है वो कल फिर से 27 नंबर प्रश्न संख्या 27 से कल फिर पढ़ लेंगे, कल के अगले वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो भी आप दे सकते हैं। और जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी 3rd सेमेस्टर में है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।